नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टाइम मशीन में बैठेंगे और चलेंगे 18th सेंचुरी नॉर्दर्न इंडिया। मुगल एम्पायर का सुनहरा दौर खत्म हो चुका था। औरंगज़ेब के बाद एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था और पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप एकदम कैओटिक था। तो चलिए इस एक्साइटिंग दौर को एक्सप्लोर करते हैं, जहां नए पावर प्लेयर्स उभर रहे थे और पुराने एम्पायर्स टूट रहे थे। सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 में थ्रोन पर बैठे। उनके आते ही विजयरथ यानी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया। ये पोस्ट इतनी पावरफुल थी कि हर कोई इसे कंट्रोल करना चाहता था। सोच लीजिए, इट वॉज लाइक द अल्टीमेट गेम ऑफ थ्रोन्स, इंडियन स्टाइल। बहादुर शाह ने एक रिकन्सिलिएशन पॉलिसी अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनके दरबार में टेंशन्स ऑलरेडी बढ़ रहे थे। पार्टीबाजी शुरू हो चुकी थी और हर नोबल अपने फैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। ये आने वाले पॉलिटिकल स्टॉर्म की पहली निशानी थी। इसी बीच राजपूत स्टेट्स भी अपनी ऑटोनॉमी रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। मुगल वीकनेस का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने पुराने टेरिटरीज पर कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया। स्टेट्स जैसे आमेर और मारवाड़, जो पहले मुगल अलायज थे, अब अपने इंटरेस्ट्स को आगे रख रहे थे। बहादुर शाह ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन आग बुझने के बजाय और भड़क रही थी। राजपूताना में एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहा था, जहां लॉयल्टी अब बदल रही थी। ये एक क्लियर साइन था कि दिल्ली का कंट्रोल अब कमज़ोर हो रहा है। अब चलते हैं दक्कन की तरफ। यहाँ मराठा एक फॉर्मिडेबल पावर बन चुके थे। शाहू महाराज के रिलीज के बाद मराठा पॉलिटिक्स में भी इंटरनल डिविजन्स आ गए थे। उनके पेशवा, स्पेशली बालाजी विश्वनाथ, धीरे धीरे रियल पावर अपने हाथ में ले रहे थे। मुगल कोर्ट में भी दक्कन को लेकर अलग अलग फैक्शंस थे। एक ग्रुप मराठों के साथ डील करना चाहता था, तो दूसरा उन्हें कंप्लीटली सप्रेस करना चाहता था। इस कन्फ्यूजन ने मराठों को और मौका दिया अपनी पावर एक्सपैंड करने का, और वो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने लगे। 1712 में बहादुर शाह की डेथ के बाद आग और भड़क गई। उनके बेटे जहांदार शाह जुल्फ़िकार खान की मदद से थ्रोन पर बैठे। जुल्फ़िकार खान, एक पावरफुल नोबल, ने न्यू विजारत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब था कि वज़ीर अब सिर्फ एक एडवाइज़र नहीं, बल्कि एक किंग मेकर होगा, जो रियल पावर होल्ड करेगा। जुल्फ़िकार खान ने रेवेन्यू फार्मिंग यानी इजारा सिस्टम को बढ़ावा दिया, जिसने स्टेट फाइनेंसेस को और ख़राब कर दिया। उनका रूल शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन उन्होंने एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर दिया, जहां नोबल्स, न कि एम्परर, असली पावर ब्रोकर बन गए थे। जहांदार शाह और जुल्फ़िकार खान का अंत जल्द ही हो गया। एंटर द किंग मेकर्स, द सैयद ब्रदर्स। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये दोनों हिंदुस्तानी फैक्शन के लीडर्स थे और उन्होंने फर्रुखसियर को एम्परर बनाने में हेल्प की। इन रिटर्न उन्होंने विजारत और मीर बख्शी यानी आर्मी हेड के पोस्ट्स अपने पास रख लिए। दू सैयद्स ब्रॉट देयर ऑन वर्जन ऑफ अ न्यू विजरत। उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, जजिया को एबोलिश किया और राजपूत्स और मराठों के साथ अलायंसेस बनाए। उन्होंने शाहू महाराज को दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी राइट्स भी ऑफिशियली ग्रांट कर दिए। लेकिन सैयद ब्रदर्स की पावर हर किसी को पसंद नहीं आ रही थी। एम्परर फर्रुखसियर खुद उनसे इनसिक्योर फील कर रहे थे। दरबार में तुरानी और ईरानी नोबल्स उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। ये स्ट्रगल इतना बढ़ गया कि सैयद्स ने फर्रुखसियर को डिपोज करके आखिरकार मार डाला। उसके बाद उन्होंने 2 पपेट एम्परर्स को थ्रोन पर बिठाया। उनका रूल आखिरकार 1720 में ख़त्म हुआ, जब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें भी मार दिया गया। द एरा ऑफ द किंग मेकर्स वॉज ब्रूटल एंड ब्लडी, शोइंग जस्ट हाउ फ्रेजाइल द मुगल थ्रोन हैड बिकम। सैयद ब्रदर्स के डाउनफॉल के बाद पावर आई तुरानी फैक्शन के हाथ में। मोहम्मद अमीन खान वजीर बने, लेकिन उनकी जल्द ही डेथ हो गई। फिर आए निज़ाम उल मुल्क, एक बहुत ही केपेबल बट एम्बिशियस नोबल। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अजय सिरे से रिफॉर्म करने की कोशिश की, करप्शन ख़त्म करना चाहा और इजारा सिस्टम को बंद करना चाहा। लेकिन उनके रिफॉर्म्स से दरबार के बाकी नोबल्स परेशान हो गए। एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला खुद भी सीरियस रिफॉर्म्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। फ्रस्ट्रेट होकर निज़ाम उल मुल्क दिल्ली छोड़कर दक्कन चले गए और वहाँ 1724 में आसफ जाही डायनेस्टी यानी हैदराबाद स्टेट की नींव रखी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। निज़ाम उल मुल्क का जाना सिर्फ एक नोबल का जाना नहीं था,
ये मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का सिंबल था। एक के बाद एक रीजनल स्टेट्स इमर्ज होने लगे। अवध में सादत खान ने सेमी इंडिपेंडेंट रूल शुरू किया। बंगाल में मुर्शिद कुल्ली खान ने अपनी पावर कंसोलिडेट कर ली। पंजाब में सिख्स अपनी पॉलिटिकल पावर बिल्ड कर रहे थे। मुगल एम्परर अब सिर्फ दिल्ली के आसपास के इलाके का बादशाह रह गया था। उसका कंट्रोल प्रोविंसेस पर नाम मात्र का था। ये स्टेट्स टेक्निकली अभी भी मुगल सुजरेंटी को एक्नॉलेज करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली द वेयर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। जब देश अंदर से कमज़ोर होता है तो बाहर के दुश्मन हमला करते हैं। यही हुआ इंडिया के साथ। 1739 में पर्शियन रूलर नादिर शाह ने इंडिया पर अटैक किया। उसने करनाल में मुगल आर्मी को बुरी तरह हराया और दिल्ली में घुसकर कत्लेआम मचाया। वो अपने साथ अप्रतिम वेल्थ, जिसमें पीकॉक थ्रोन और कोह-ए-नूर डायमंड भी शामिल था, ले गया। नादिर शाह के इन्वेजन ने मुगल एम्पायर की बची कुची प्रेस्टिज को मिट्टी में मिला दिया। इट वॉज अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड, इंडिया वॉज वीक एंड ओपन फॉर प्लंडर। नादिर शाह के आने के बाद अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने भी इंडिया पर कई बार हमला किया। उनके रेड्स ने नॉर्थ इंडिया, स्पेशली पंजाब और दिल्ली के रीजन को और बर्बाद कर दिया। ये फॉरेन इन्वेजन्स उस दौर के कैओस को और बढ़ा रहे थे। एक तरफ मराठा नॉर्थ में एक्सपैंड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेडर्स आकर सब कुछ लूट रहे थे। 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ इसीलिए एक ट्रांजिशन का फेज था। एक महान एम्पायर का पतन हो रहा था और उसकी राख से नई शक्तियाँ, नए रीजनल स्टेट्स जन्म ले रहे थे। ये एक वायलेंट, कैओटिक लेकिन उतना ही डायनामिक पीरियड था जिसने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। तो दोस्तों, ये थी कहानी 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की। अ टेल ऑफ एम्बिशन, बिट्रेयल एंड द बर्थ ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। ये वो दौर था जिसने आगे चलकर ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में रास्ता बनाया। आपको इस दौर का कौन सा कैरेक्टर या इवेंट सबसे फैसिनेटिंग लगा? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही हिस्टोरिकल डीप डाइव्स लाते रहेंगे। अगली बार तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।